नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश व देशांतर। तो क्या होते हैं अक्षांश और क्या होते हैं देशांतर, सामान्य से पहले हम बात करते हैं अक्षांश के बारे में। तो आपने पृथ्वी या ग्लोब तो जानते ही हो, पृथ्वी या ग्लोब। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। जो ग्लोब है ना आपकी, वो पृथ्वी का क्या माना जाता है? मॉडल, एक प्रतिरूप माना जाता है। क्या माना जाता है? मॉडल या प्रतिरूप, जिसे 1882 में मार्टिन बोहेम ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन बोहेम। बोहेम के द्वारा इसे बनाया गया था। ध्यान में रखना है, किसके द्वारा बनाया गया था? मार्टिन बोहेम। अब इसके ऊपर, इस ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रूप से, किस रूप से? काल्पनिक रूप से पूर्व से पश्चिम रेखाएं खींची जाती है। जिस प्रकार ये दिशा हो गई आपकी पूर्व, ये दिशा हो गई आपकी पश्चिम, ये दिशा हो गई उत्तर और ये दिशा हो गई दक्षिण। यानी अक्षांशों की अगर बात करें तो पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम, ये देखो ये रेखा है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जा रही है। यहां भी इस प्रकार पूर्व से पश्चिम, यहां भी इस प्रकार रेखा होती है और इधर भी इस प्रकार रेखाएं होती है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे हम जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से, क्योंकि ये भूमि के क्या है? मध्य में है। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, या ग्लोब को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। ये 0 डिग्री, इससे जो उत्तर में है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो इसके दक्षिण में है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। बात हमारी चल रही है अक्षांशों की, यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांशों की सीधी हम बात करें तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। किस ओर खींची जाती है? पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती है। और वो जो अक्षांश रेखा होती है वो जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? जलवायु का। आपको पूछ ले अक्षांश रेखा का क्या काम होता है, तो जलवायु निर्धारण करती है। क्या करती है? जलवायु। जिस प्रकार ये 0 डिग्री रेखा थी, अगर इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री हम ऊपर चलेंगे उत्तर में, तो एक रेखा आती है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 0 डिग्री से दक्षिण में अगर 23.5 डिग्री चले तो यहां आती है एक रेखा जिसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं भाई? मकर रेखा बोलते हैं। अब आपको पता है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की स्थिति बिल्कुल सीधी या लंबवत होती है। कैसी होती है? सीधी या लंबवत होती है। ठीक है, सीधी या लंबवत होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास तापमान कैसा रहता है? सर्वाधिक। अब सर्वाधिक तापमान होगा, सर्वाधिक तापमान होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? अधिक होगी। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होने से वहां पर वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए कहते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक वनस्पति भी पाई जाती है और हर शाम को 5 बजे के आसपास रोजाना क्या होती है? वर्षा होती है। इसके साथ अगर देखें तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो क्षेत्र आता है, पहले हम बात करते हैं कटिबंध की। भाई कटिबंध एक शब्द आपने देखा होगा, कटिबंध। जो कटिबंध होता है ये होते हैं अक्षांशों के मध्य की दूरी। अक्षांशों के मध्य की दूरी, अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। जिस प्रकार ये 0 डिग्री, अब इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो 1 डिग्री भी, 1 2 3 4 5, इस प्रकार जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे यहां पर 90 आ जाता है और 90 भी क्या होता है इधर, यानी 180 हो जाते हैं टोटल अक्षांश। आपसे पूछे कितने हैं? 180। ध्यान में रखनी है ये बात। ठीक है, अब 1 डिग्री चले 0 से 2 3, इस प्रकार 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री के मध्य जो दूरी है या अक्षांशों के जो मध्य की दूरी है उसे हम किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब 0 डिग्री से 1 डिग्री की मध्य दूरी है उसे कटिबंध कह दिया, लेकिन वो दूरी होती कितनी है? यानी कटिबंध की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। हमने देखा भाई कटिबंध क्या होता है, अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं। जिस प्रकार 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य कटिबंध आता है,
इस कटिबंध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कटिबंध को कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस कटिबंध को जाना जाता है उष्ण कटिबंध के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। मैं थोड़ा सा मिटो कर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, और ये भी सेम ही होता है, उष्ण इसे बोलते हैं। ये हो गए दोनों उष्ण कटिबंध। अब यहां पर क्या तापमान अधिक होता है। अब 23.5 डिग्री से लेकर अगर हम 66.5 डिग्री तक चलेंगे, इधर भी हम 66.5 डिग्री तक चलेंगे, तो ये जो कटिबंध आता है आपका, ये वाला पूरा का पूरा, और इधर ये वाला, ये होता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। ये दोनों कटिबंध, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किस कटिबंध के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण। और जो ये ऊपर वाला है 90 डिग्री के आसपास वाला, ये वाला क्षेत्र, इन दोनों को कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत। और ये वाला भी क्या कहलाता है आपका? शीत कटिबंध कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक आपने नाम सुना होगा उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण सुना है ना? उपोष्ण कटिबंध क्या होता है? जो हमारा भारत स्थित है उपोष्ण कटिबंध में, राजस्थान भी स्थित है। तो उपोष्ण, जब शीतोष्ण व उष्ण दोनों आते हैं, शीतोष्ण प्लस उष्ण दोनों एक जगह आ जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? हम उष्ण कहते हैं। जिस प्रकार भारत की अगर स्थिति देखें तो इस प्रकार है हमारा भारत, उष्ण में भी आता है और शीतोष्ण में भी आता है। इसलिए भारत पूछ ले कौन से कटिबंध में है, तो भारत हमें बताना है उपोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध के अंदर है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। राजस्थान पूछे तो राजस्थान भी इसमें ही है। राजस्थान आपको पता है कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है, डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए बांसवाड़ा के 2 भागों में विभाजित करती है। यानी ये इस प्रकार आपका राजस्थान है। इस प्रकार कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर, ये वाला मान लो क्षेत्र डूंगरपुर है, और इधर हो गया इस प्रकार बांसवाड़ा। तो इस प्रकार जाएगी, यानी डूंगरपुर को प्रवेश करते हुए बांसवाड़ा को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। इसलिए आपको पूछ ले भाई राजस्थान का बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वो किस कटिबंध में आता है? तो वो तो आएगा आपके उष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में आएगा? उष्ण में। और राजस्थान का अधिकांश भाग पूछे तो किस कटिबंध में आता है? तो आता है शीतोष्ण में। और पूर्ण राजस्थान पूछे तो किस कटिबंध में आता है? तो वो आता है आपके शीतोष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण। अब आपको पता चल गया अभी कटिबंध कहते किसे है। तो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहा जाता है, और ये 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। इस प्रकार हमने बता दिया भी कटिबंध का निर्धारण होता है तापमान के आधार पर। सूर्य बिल्कुल क्या है? भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए सर्वाधिक तापमान। और तिरछापन है तो वहां पर आपको पता ही है तापमान कम होगा तो बर्फें पड़ती रहेगी, हिमानीकरण होता रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है तो कर्क रेखा पर भी कब चमकता है सीधा सूर्य? 21 जून को चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को। और मकर रेखा पर कब चमकता है? तो 22 दिसंबर को चमकता है। कब चमकता है? 22 दिसंबर को। ये बात भी आपको क्या ध्यान में रखनी है। ये हो गई हमारी किससे संबंधित बात? अक्षांशों से संबंधित बात। भाई अक्षांश है वो क्या होते हैं, हमने देखा भी अक्षांश है वो कहते किसे हैं। तो आगे हम बात करते हैं देशांतरों से संबंधित। आगे हम देखते हैं भी देशांतर क्या होते हैं। देशांतर, ये हमने बना लिया पृथ्वी। अब हमने पूर्व से पश्चिम पढ़े, वो तो क्या थे आपके? अक्षांश, मध्य की दूरी कटिबंध कहलाई, देखा था हमने 111 किलोमीटर होती है, 3 वो 180 होती है आपकी, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो देशांतर वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है, खींची जाती है, तथा यह रेखा समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? ध्यान में रखना है, समय का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है मित्रों? समय का निर्धारण आपके करती है, ठीक है। अब हमने देशांतर, अक्षांश पढ़ा था वो जलवायु का निर्धारण कर रही थी, और देशांतर है ये किसका निर्धारण करती है? तो आपके समय का निर्धारण करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये आपको 0 डिग्री देशांतर,
कैसा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। इसे बोलते हैं ग्रेनविच। क्या बोलते हैं? ग्रेनविच रेखा या समय निर्धारण या समयोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं? समयोत्तर रेखा, ये इसके उपनाम है। ठीक है, इसका निर्धारण है ना आपके 1882 से लेकर 84 के मध्य किया गया था। वो भी लंदन की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है ग्रेनविच। क्या नाम है? ग्रेनविच। इस प्रयोगशाला से इसका निर्धारण किया गया, इसलिए इस रेखा का नाम हमने क्या रख दिया भाई? ग्रेनविच रख दिया। और ये क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। अब ये भी आपके जो ग्रेनविच रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। जो इसके पूर्व में क्षेत्र है उसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और जो इसके पश्चिम में इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किस प्रकार समय का निर्धारण करती है। इस प्रकार ये रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा के पास इनकी क्या सर्वाधिक दूरी होती है, और जैसे ये ध्रुवों पर जाती है तो इनकी मध्य की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। भूमध्य रेखा के पास तो आप देख सकते हो इनको दूरी कैसी है? अधिक थी। ठीक है, और जैसे ये ध्रुवों पर जाती है, अब हम देखते हैं भी अक्षांश होते हैं, ये हमने पढ़ लिए 0 डिग्री 1 2 3 इस प्रकार अक्षांश होते हैं। 180 इधर होते हैं और 180 इधर होते हैं। टोटल अक्षांश पूछे तो कितने होते हैं? 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360 अक्षांश होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी। अब देशांतरों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी अगर आपको पूछ ले क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं गौर। क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। ध्यान में रखना है, मध्य की दूरी गौर कहते हैं। और 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। और वो भी स्थायी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक होती है, ये आप देख सकते हो। और जैसे ध्रुवों के पास जा रही है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के पास जा रही है, 90 डिग्री के आसपास जा रही है, तो वहां पर दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, अब हम सामान्य सी बात करते हैं। 0 डिग्री के पास ये है 0 डिग्री, इधर देखो आप, ये 0 डिग्री रेखा देशांतर। अब अगर इससे हम पूर्व में चलेंगे 1 डिग्री, कितना डिग्री चले? 1 डिग्री, तो समय 4 मिनट बढ़ता है। कितना मिनट बढ़ता है? 4 मिनट बढ़ता है। 2 डिग्री चलेंगे तो 8 मिनट बढ़ेगा। कितना मिनट बढ़ेगा? 8 मिनट। 3 डिग्री चलेंगे तो 12 मिनट बढ़ेगा। इस प्रकार बढ़ता है। पूर्व में चले तो किस ओर चले? पूर्व में। अगर हम पश्चिम में चलते हैं तो 1 डिग्री पर 4 मिनट माइनस होता है। कैसा होता है? और 2 डिग्री पर 8 मिनट माइनस, और 3 डिग्री पर 12 मिनट माइनस। इस प्रकार क्या है? अगर हम 0 डिग्री से इधर चलते हैं तो 4 मिनट समय क्या होता है? बढ़ता है। अगर हम पश्चिम में चलते हैं तो 4 मिनट समय घटता है। क्या होता है? घटता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको पता हो तो भारत का जो समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री को मानकर किया गया है। किस डिग्री को मानकर किया गया है? 82.5। अब मैंने बोला भी 1 डिग्री चले, कितना डिग्री चले? 1 डिग्री चले तो 4 मिनट, 2 डिग्री चले तो 8 मिनट, 3 डिग्री चले तो 12 मिनट। लेकिन हमें कितना चलना है? यहां पे देख सकते हो आप। 1 मिनट रुको, मैं विस्तार से बताता हूं आपको। ये मान लो 0 डिग्री। अब मैंने बोला भाई अगर आप 1 डिग्री चल रही हो पूर्व में तो 4 मिनट समय बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 4 मिनट। 2 डिग्री चल रहे हो तो 8 मिनट, 3 डिग्री चल रहे हो तो 12 मिनट। अगर आप पश्चिम में 1 डिग्री चल रहे हो तो 4 मिनट समय घटेगा। 2 डिग्री चल रही हो तो 8 मिनट घटेगा। इस प्रकार पर डिग्री पर 4 मिनट का क्या आता है? अंतर आता है। अब अगर हम देखें, ये देखो पूर्व के अंदर और ये देखो पश्चिम के अंदर, हम भारत इधर है यानी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। हमें भारत की ओर चलना है तो किस ओर चलेंगे? हम पूर्व की ओर चलेंगे। अर्थात हमारा समय क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हमारे जो समय है ना भारत का, वो 82.5 डिग्री को मानकर किया गया है। 82.5 डिग्री को, यानी हम जैसे चलते चलते गए तो हमारे समय निर्धारण हुआ 82.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर हुआ? 82.5 डिग्री। अब मैंने बोला भी 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट, हमें चलना है 82.5। कितना चलना है? 82.5। तो 4 को 82.5 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ये कितना आ गया? 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, और 8 चौके 32 और 1 32 होंगे। ठीक है, यानी लगभग 330 मिनट आते हैं। कितने आते हैं? 330 मिनट। ध्यान में रखना, अभी तक मिनट ही आई है। अब आपको मिनटों में पूछ ले
तो लंदन से या ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना मिनट आगे है, तो 330 मिनट। और घंटों में पूछे तो 5.5 घंटे। कितने हो गए? 5.5 घंटे हो गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पूछ ले भाई कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो आपको बताना है 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटे आगे? 5.5 घंटे। अगर लंदन में 12 बज रहे हैं ना, तो हमारे भारत में 5.5 का समय होगा। कितना होगा? 5.5 का समय होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। लंदन से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको जो समय निर्धारण बताया। इसलिए कहते हैं कि देशांतर का काम होता है समय निर्धारण। क्या काम होता है? समय निर्धारण। ये थे हमारे अक्षांश व देशांतर। ठीक है, तो जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हमें भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम रोजाना नई वीडियो है वो ले आ सके। ठीक है, तो आप जो चैनल है मार्गदर्शन रवि सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।